Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about the Hindu and Indian Express in 5 minutes. May 14th and May 21st 2020 के सारे current affairs आज हम इस lecture में discuss कर लेंगे. And this lecture is part of the Hindu and Indian Express in 5 minutes. Here you can find the details about the course and ये course prelim classroom course, mains classroom, prelim test series and GS mains test series के साथ included है. First we talk about US Israel talks on West Bank annexation. देखो पहले तो आपको मैप में ये ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज वेस्ट बैंक, तो आप ये एरिया देख लो पहले, ठीक है. अब बात क्या हो रही है, इजराइल वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट्स को एनेक्सेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहा है. तो ये वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट्स को एनेक्स करना चाहता है जिसमें यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है. तो इसी सिलसिले में डिस्कशंस के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इजराइल प्राइम मिनिस्टर को विजिट किया है. तो अब हुआ क्या है पूरा इशू, यूएस क्यों सपोर्ट कर रहा है इसको, तो आप ये सोचोगे पहले. तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है अगर वो इजराइल को सपोर्ट कर देते हैं कि वो एनेक्स कर ले कुछ पार्ट्स, तो उनको एक जो प्रो इजराइल बेस है वो ये अकम्प्लिश कर लेंगे. तो प्रो इजराइल बेस जो है और स्ट्रांग होगा. जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं बेसिकली उनसे वोट बैंक इनको ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो ये बेसिकली ये मानते हैं, जितने भी क्रिश्चियन वोटर्स हैं वो ये मानते हैं कि ज्यूज़ को उनकी लैंड जो है वो रिटर्न कर देनी चाहिए. अब आपको पता ही है कि इजराइल और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट जो है वो 1917 से बहुत पुराना चलता आ रहा है. 1917 से ये चलता आ रहा है, जिसके बाद एक वॉर भी हुई थी, मिड ईस्ट वॉर कहा जाता है. 1967 में ये वॉर हुई थी जिसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है और थर्ड अरब इजराइल वॉर भी कहा जाता है. तो इसमें हुआ क्या था कि इजराइल ने वेस्ट बैंक को कैप्चर किया था, साथ में जेरूसलेम और गाजा स्ट्रिप को भी कैप्चर कर लिया था. इजराइल ने ये कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे और सेटलमेंट यहाँ पर बढ़ाने लगी. अपनी सेटलमेंट उनकी बढ़ गई, ईस्ट जेरूसलेम में भी अपनी सेटलमेंट्स बढ़ गई. तो बहुत ज़्यादा इजरायलीज यहाँ पर रहने लगे. बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने इसको कहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ का एक वायलेशन माना जाता है. तो आपकी पीस में एक ऑब्स्टेकल आता है कि आप इस तरीके से कैप्चर कर रहे हो सारी लैंड्स को, तो आप ये वायलेशन माना जाएगा कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हो. उसके बाद मिड ईस्ट प्लान और मिडल ईस्ट पीस प्लान भी कहा जाता है इसको. अब ये नया प्लान आया है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा अनवील किया गया है, अभी रिसेंटली अनवील किया है जनवरी 2020 में ही. इसमें क्या हुआ है कि पैलेस्टीनियंस के लिए कहा गया है कि आपको एक लिमिटेड स्टेटहुड मिल सकता है, बाकी 30% का जो वेस्ट बैंक का पार्ट है वो इजराइल्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाएगा. अब इससे इश्यूज हो गए, ऑब्वियसली इश्यूज तो अराइज होने ही हैं. इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ गुस्सा हो गई, इंटरनेशनल कंडेमनेशन हो गया है. तो ये सब तो आपके क्रिटिसिज्म तो होगा ही. और पैलेस्टीनियन होप्स जो है, पैलेस्टीनियंस चाहते हैं कि उनकी एक वाइबल स्टेट इस्टेब्लिश हो जाए. एक उनकी होप्स जो हैं बेसिकली वो क्रश हो जाती हैं इसकी वजह से. साथ में अरब लीग उसने इस एनेक्सेशन को वॉर क्राइम भी कहा है. सो दिस वॉज इन न्यूज़ और इसीलिए आपको इसकी लोकेशन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस. देखो अगर हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस अडॉप्ट करते हैं तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल दैन कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग. तो अब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को अडॉप्ट करने की बात हो रही है. राइस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक खारिफ क्रॉप है. वेस्ट बंगाल के फार्मर्स वो 3 तरह की राइस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो. अब आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देती हूँ कि ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सीडिंग में क्या डिफरेंस है. एक तो कन्वेंशनल आपकी ट्रांसप्लांटिंग होती है जिसमें फार्मर जो है नर्सरीज प्रिपेयर करते हैं और अपनी पैडी जो है वहाँ पर वो सो करते हैं. नर्सरीज पहले प्रिपेयर की जाती हैं, पैडी सो की जाती हैं, फिर धीरे धीरे सीडलिंग्स आती हैं उसमें से. उसको फिर जब सीडलिंग्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं उसको फिर अपरूट कर दिया जाता है और रीप्लांट कर दिया जाता है, आप समझ लो, ठीक है. तो ये तो हो गई आपकी ट्रांसप्लांटिंग. डायरेक्ट सीडिंग क्या होती है कि जितने भी प्री जर्मिनेटेड सीड हैं उनको डायरेक्टली ड्रिल कर दिया जाता है फील्ड में एक ट्रैक्टर पावर्ड मशीन के थ्रू. यहाँ पर कोई भी नर्सरी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती या फिर किसी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती कि आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसप्लांट करना है अपरूट करके, ये सब नहीं होता. तो डायरेक्ट सीडिंग को अब अडॉप्ट किया जा रहा है, इसकी बात की गई है. नेक्स्ट इज डिवाइसेस फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये हुआ है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी दिव्यांगजन है या एल्डरली हैं उन लोगों के ऊपर जो भी कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है उसको मिटिगेट करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली, टाइड जिसको कहा गया है. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, बस ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है. इसका एम क्या है, देखो इंडिजिनस इनोवेशन करने का इसका एम है जिससे हम
रेजेंट्स डेवलप कर सके डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स, थेरापेटिक्स कोविड-19 से टैकल करने के लिए। तो है क्या, एक नेशन वाइड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर रिसर्च हो गया या प्रोडक्ट रिसर्च हो गया या ऐसी सर्विसेज हो गई जो ये सब डेवलप कर सकती हैं। तो इस तरीके का ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर इन सब चीज़ों का कन्वर्जेंस हो जाए, सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, कन्वर्जेंस हो जाए, सारी रिसर्च वगैरह जो भी करना है आपको एक ही जगह कर लो। रेजेंट्स क्या होता है, बेसिकली एक रिएक्टेंट होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि दूसरे एक सब्सटेंस प्रेजेंट है या फिर नहीं है, एक दूसरे सब्सटेंस को फाइंड आउट करने का एक सब्सटेंस होता है बेसिकली। ये एक पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है एंड इट इज़ लेड बाय सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म CCAMP, एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इसका एम क्या है कि आप फिनेंस और रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं उनको और ज़्यादा एक्सेस कर सकें फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एक्सपेंडिचर किस हिसाब से होगा, तो सेंटर स्टेट्स एक 60-40 के रेशो में इसको हो जाएगा कि सेंटर जो है वो 60% पे करेगी एंड स्टेट्स को 40% पे करना पड़ेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि सेंटर सिर्फ स्पॉन्सर करता है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो फुली फंडेड बाय द सेंटर होती है। ये स्कीम जो है वो पेरिशेबल्स पर ज़्यादा फोकस करेगी एंड इट इज़ मॉनिटर्ड एट सेंटर। किसके द्वारा मॉनिटर है, इंटर मिनिस्टीरियल एम्पावर्ड कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। नेक्स्ट इज कॉय जियो टेक्सटाइल। अब नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने ये अनाउंस किया है कि कॉय जियो टेक्सटाइल्स यूज की जाएंगी अगर आपको रूरल रोड्स की कंस्ट्रक्शन करनी है एंड इट कम्स अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी is under the Ministry of Rural Development. अगापे चित्र मैग्ना किट फॉर कोविड-19। श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसने अगापे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके अगापे चित्र मैग्ना किट डेवलप की है कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए। दिस इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आरएनए को पेशेंट के सैंपल में से आइसोलेट करता है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स यूज करके। आरएनए बेसिकली क्या होता है, वायरस ही होते हैं। वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो दो तरीके के ही हो सकते हैं, एक तो डीएनए हो सकता है, एक आरएनए हो सकता है। तो आरएनए जो होता है, जैसे कोरोना वायरस है तो इट इज एन आरएनए वायरस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की गई हैं। दे आर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ऑलराइट, ये रिपोर्ट्स बस आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा आता है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया है या इसने कौन सी रिपोर्ट्स निकाली हैं, इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज रिवर नीला। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था एक्सप्लोरिंग रिवर नीला एज पार्ट ऑफ देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। रिवर नीला को भरतपुजा एंड पोनानी भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन है अनामलाई हिल्स इन तमिलनाडु, यहाँ पर इसका यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है एंड पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये ज्वाइन होती हुई नीला बनाती है। मलमपुजा डैम ये लार्जेस्ट डैम है अमंग द रिजर्वॉयर्स दैट आर बिल्ट अक्रॉस भरतापुजा। तो आपको मैप में ध्यान रखना है, दिस इज रिवर नीला। अब बात करते हैं सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल की बात की है कि हम पूरा 100% सोलराइजेशन कर देंगे कोणार्क टेम्पल की और कोणार्क टाउन जो है उड़ीसा में उसकी। इसका एम क्या है, ताकि कोणार्क टाउन की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सोलर एनर्जी के द्वारा पूरा किया जा सके। कोणार्क इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984। अब देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू इंपॉर्टेंट है एंड दोज विल बी कवर्ड इन M300। इकोनॉमिक स्टिमुलस 1, दिस इज इन न्यूज़। तो अभी अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर कुछ लिक्विडिटी मेजर्स लिए गए हैं बिजनेसेस के लिए, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो उसके बारे में ये है। साथ में न्यू डेफिनेशन आ गई है अब MSMEs की, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। एंड आफ्टर दैट सिनॉप्सिस IAS एक्सप्लेन के लिए कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये अलग सीरीज़ हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है जिसके कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे आर्मीज प्रपोजल ऑफ 3 ईयर टेन्योर फॉर सिविलियंस के, जैसे जो भी सिविलियंस हैं वो लोग भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे नहीं ज्वाइन करना चाहते, बस एक टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करके देखना चाहते हैं। तो ऐसा एक 3 ईयर टेन्योर का ये चलाया गया है सिविलियंस के लिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे। देन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स डिस्कस होगी, देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।